हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे बेटा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो बेटा एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। परमाणु का तुल्यांकी भार की गणना करनी है। तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाती है। जैसे बेटा परमाणु भार होता है वैसे तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांक यानी कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना बेटा भार बटे अणुभार, वैसे इसके होते ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास। उसी प्रकार ये होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये होता है भार बटे तुल्यांकी भार, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम ई से शो करते हैं और इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा परमाणु भार अपॉन एटॉमिक मतलब परमाणु भार एटॉमिक मास अपॉन एन। यहाँ पे जो एन है वो क्या है बेटा, एन बेटा है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी गिवन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी समझाते हैं बेटा। जैसे कॉपर है, इसका परमाणु भार होता है 63.5, इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो बेटा मैं निकाल दूंगा। ये लो 63.5 रखा और बेटा कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ सकता है तो वो मैंने 2 रख दिया। इसको डिवाइड कर दो तो आएगा बेटा 31.75। तो जितना आवेश किसी के ऊपर आ सकता है वही 2 प्लस आया ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड कर दिया। बेटा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार इतना ज़रूरी नहीं होता, यौगिकों का ज़रूरी होता है और वो हमें करना भी है। तो हम पढ़ेंगे यौगिकों के तुल्यांकी भार में यौगिकों का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड्स। तो बेटा अब मैं इसको एक क्लास में कंसिडर कर रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड होगा वो 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होगा, या तो एसिडिक नेचर का होगा, या बेसिक नेचर का होगा, या फिर न्यूट्रल होगा यानी कैसा होगा, सॉल्ट। या तो क्या होगा बेटा, अम्ल, या होगा क्षार, या होगा लवण। तो बेटा कंपाउंड में ये आएंगे, इस बार इनको कंसिडर कर दिया क्लास में, एसिड बेस और सॉल्ट में। तो बेटा एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है हमें फॉर एसिड्स। बहुत सिंपल फार्मूला होता है और बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अम्लों के लिए निकालने के लिए बेटा क्या होता है, बेटा अम्ल की पहचान होती है कि वो हमें जितनी आसानी से H+ दे या फिर जो H+ आयन दे वो अम्ल होते हैं। पढ़ा होगा 10वीं में, जो H+ आयन दे वो क्या होते हैं, अम्ल। ये बताया है, किसने बताया है, एक आरिनियस करके अंकल हैं, उनने समझाई थी ये टिप्पणी हैं, आरिनियस अंकल ने बताई है। तो जो H+ दे, तो बेटा इसमें तुल्यांकी भार निकालने के लिए ई अम्ल यानी ई ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इंग्लिश में एसिड, ये क्या होगा, अणुभार मॉलिक्यूलर मास अपॉन कुल H+ आयनों की संख्या, कुल H+ आयनों की संख्या। टोटल H+ आयन्स, कुल H+ आयनों की संख्या। तो बेटा अगर हमें HCl की निकालनी है तो कैसे निकलेगी, इसका तुल्यांक अणुभार निकालो बेटा 36.5 आएगा, जिसको 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया बेटा, ये 36.5 EHCl। मान लीजिए हमें निकालनी है बेटा H2SO4 की, तो बेटा इसको खोल के देखेंगे, ये 2 H+ आयन देता है, ये हमें 2 H+ आयन दे रहा है। तो इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है। देखो बेटा इसका अणुभार निकालो, आपका आएगा 98 क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास।
और 2 आयन है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया बेटा 49 आ गया। तो ये हो गया बेटा इसका तुल्यांकी भार अम्ल का। इसी तरह बेटा हम क्षार पे चलते हैं। तो बच्चों क्षार के लिए क्या करते हैं बेटा, क्षार क्या होते हैं पहले तो वो पता होना चाहिए। तो बेटा हमने 10वीं में एक और चीज़ पढ़ी थी, जो OH- दे वो क्षार होता है। क्या होता है बेटा, क्षार होता है। तो हमने क्या करा बेटा, इसमें हमने इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार में उन OH- आयनों की संख्याओं का भाग दे दिया जो इधर दिखी हमें। जितनी भी OH- आयनों की संख्या यहाँ हमें दिखी उसका हमने भाग दे दिया, और जब उसका भाग दिया तो निकल के आया तुल्यांकी भार किसका, क्षार का। देखो निकालते हैं इसका अणुभार निकालिए बेटा, आएगा 40। और OH- कितने इसमें, मेरे को तो 1 दिख रहा है, 1 40/1 40 कितना हो गया बेटा 40। ये होता है बेटा तुल्यांकी भार क्षार का या बेस का निकालना हो तो ई बेस। बेटा ये तो हमारे पास पहचान होती है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। लवण की पहचान होती है आप लोगों को, लवण की पहचान कैसे होती है, लवण की पहचान बताओ क्या है इसमें, कैसे दिखेगा लवण, बताओ ना। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जिसमें ना H+ दिखे ना OH- दिखे वो लवण है सारे। जिनमें ना H+ हो और ना ही OH- हो वो क्या होते हैं बेटा, लवण होते हैं। जैसे Na2CO3 2Na+ CO3 2-। तो बेटा इसमें कहीं H+ भी नहीं है, OH- भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, जे लवण हो गया, साल्ट। तो बेटा ई लवण बराबर क्या होता है बेटा, अणुभार तो आएगा ही ऊपर, वो तो मतलब उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। नीचे आएगा बेटा कुल धनात्मक संयोजकता या कुल पॉजिटिव आवेश धनावेश या कुल ऋणावेश, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। या लगाया है यानी 1 रखना है, ना कि धन और आवेश और ऋणावेश को जोड़कर लिखना है, ठीक है। ई साल्ट अणुभार मॉलिक्यूलर मास बटे टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, ई सॉल्ट निकाल रहे हैं इसका Na2CO3 का, किसका Na2CO3 का। तो Na2CO3 के लिए हमें यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, Na2CO3 का हम जब अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो आएगा बेटा, निकालिए 2Na 46 और 12 कितना हो गया 58 हो गया। 23 दूनी 46 12 58 और 48 कितना हो गया बेटा 126 कि 106। बताइए 58 और 48 कितना होगा 106। और जब हम उस पर आवेश देखेंगे, ध्यान से आवेश देखो बेटा, 2 बन जा 2, 2 प्लस का चार्ज है और इतना ही सेम चार्ज माइनस का है, -2। तो मैंने क्या कहा, जो भी आवेश हो वो रखना है और आवेश के साइन हमें नहीं लगाने, आवेश के चिन्ह हमें नहीं लगाना, सिर्फ 2 रखना है। डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा 53। ये हो गया Na2CO3। तो बेटा आज आप तुल्यांकी भार निकालना सीखिए, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे नॉर्मलता।